क्या थ्री व्हीलर एवी जो हम टुक टुक कहते हैं जिसको, या हम ई रिक्शा कहते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है? सर इसका बिजनेस बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। बस आपको इसमें ये देखना है कि जिन्होंने एवी का स्टार्ट किया बिजनेस 2 साल 3 साल चला, डाउन द लाइन वो ड्रॉप कर गए उसको, तो ये क्यों होता है? आपने उनकी जगह जलता हुआ दिया देकर अपने घर में आग लगा ली। ज़्यादा रोशनी मैं कर दूंगा। कि आपने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग करने के बाद एवी में आए, एवी के बाद अब एग्रीकल्चर में गए, और साथ साथ में आप सिंगिंग भी करते हो। करना क्या चाहते हो? होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। आज हर कोई दूसरा बंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता है, उसके फ्यूचर की बात करता है, उसके बिजनेस की बात करता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उसका बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, मार्केट तक पहुंचने में कितने अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है, और सबसे बड़ी चीज़, ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या सिर्फ एक हाइप है। आज इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए मेरे साथ है बबलप्रीत जी, जो खुद एक थ्री व्हीलर एवी कंसल्टेंट है। बहुत सारे बिजनेसेस को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने से लेके उनके प्रोडक्ट डिज़ाइन और उसे मार्केट में लॉन्च करने तक के जितने अप्रूवल प्रोसेस हैं उनमें हेल्प करते हैं। और वो खुद खेती में यूज होने वाले बहुत सारे नए उपकरण बनाते हैं, और वो इसके अलावा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। बबलप्रीत जी, थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम दिया एवी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू गिरीश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। बबलप्रीत जी, आज ना हर कोई सडनली इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करने लग गया, एवी इंडस्ट्री की बात करने लग गया, तो ये हाइप है या फिर एक अपॉर्चुनिटी है? थैंक यू वेरी मच गिरीश जी, बहुत अच्छा टॉपिक हमने चूज़ किया डिस्कशन के लिए आज। ईवीज़ जो हैं ये फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री है, फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमीज़ हैं, फ्यूचर ऑफ नेशंस हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉसिल्स पे हम लोग बहुत सालों से डिपेंडेंट हैं और धीरे धीरे वो चीज़ें कम भी होती चली जा रही हैं। तो ईवीज़ में हम लोग फॉसिल्स कम यूज़ करेंगे, पोल्यूशन कम होगा, हमारा प्लैनेट अर्थ सेव होगा और अच्छा माहौल अच्छा बनेगा। तो येस, इट इज़ नॉट ओनली हाइप, इट इज़ द फ्यूचर एंड देयर इज़ अपॉर्चुनिटी। बिजनेस में भी अपॉर्चुनिटी है, हेल्थ वाइज भी अपॉर्चुनिटी है, एनवायरनमेंट के लिए भी है, सब चीज़ों के लिए है। इट इज़ अ गुड ऑप्शन। ग्रेट। बबलप्रीत जी, एक जैसे आपके प्रोफाइल है कि आप थ्री व्हीलर एवी मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टेंट हैं, आप बहुत सारे बिजनेसेस को हेल्प करते हैं उनको ग्रो करने में, उनको अप्रूवल्स वगैरह में। तो अगर एक लेमैन जानना चाहे कि ये थ्री व्हीलर एवी जो प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच टू लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट? सर, मैं और हमारी टीम जो हम लोग पर्सनली हम लोग काम करते हैं, वी आर वर्किंग ऑन ई रिक्शाज, थ्री व्हीलर्स। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जो ना बहुत ज़्यादा महंगा है ना बहुत ज़्यादा सस्ता है। हमने देखा है कि पहले रिक्शा पुलर्स होते थे, एक ई रिक्शा ख़रीदा, उसको दिन भर चलाते थे, मेहनत करते थे और फिर कुछ पैसे कमा के अपना रोज़गार चलाते थे। तो एक ऐसा सेगमेंट है जो 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की कीमत में ई रिक्शा आपको मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का, और फिर इस पे आप कुछ ऐसे पैसे 1000 रुपये 2000 रुपये दिहाड़ी में लोग कमाते हैं और एक अच्छा अपना लाइफ को मैनेज कर लेते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हो और इसमें ये क्या चीज़ें हैं, अगर मैं बात करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग की, तो इंडिया में अभी सैकड़ों मैन्युफैक्चरर हो गए हैं। हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था 2014 में, इस पर जब कुछ रेगुलेशंस आए थे। उससे पहले कोई रेगुलेशंस नहीं थे, ई रिक्शाज इंपोर्ट होते थे और मार्केट में सेल होते थे। तो तब हमारे पास जो मेन मार्केट्स थी वो थी दिल्ली, कोलकाता, बड़े शहर जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर ई रिक्शा था। तो धीरे धीरे जैसे रेगुलेशंस आए, तो एज़ पर CMVR होना चाहिए, जैसे जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, स्कूटर होते हैं, वो सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स के हिसाब से बने होते हैं, ताकि वो रोड वर्दी होते हैं, सेफ़ होते हैं, चलाने वाले के लिए भी सेफ़ होते हैं, रोड के लिए भी सेफ़ होते हैं। फिर इसमें 14 में कुछ ऐसे रेगुलेशंस आए कि इसको हमने कैसे रेगुलेट करके रोड वर्दी कैसे बनाना है। उससे पहले तक इसके सारे कंपोनेंट्स, मैक्सिमम कंपोनेंट्स चाइना से ही इंपोर्ट होते थे, यहाँ आके असेंबल होते थे, फिर उसको सेल करते थे। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीज़ें काफ़ी इसमें रिफ़ाइन करी, कौन से टायर्स होने चाहिए,
कौन सी बैटरीज होनी चाहिए, बॉडी शेप कैसा होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, ब्रेकिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, लाइट्स कैसे होने चाहिए। उन चीज़ों से फिर ये जो ई रिक्शा है, इसकी जो प्रेजेंस है रोड पे वो सेफ़ है लोगों के लिए भी, पैसेंजर्स के लिए भी और ड्राइवर्स के लिए भी, सबके लिए। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग में आता है कि हमने किस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमारा स्कोप ऑफ बिज़नेस कैसा होना चाहिए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता है उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं उसका विज़न क्या है। उसको लोकल एरिया कैटर करना है, उसको स्टेट वाइज बिज़नेस करना है, उसको नेशनल लेवल बिज़नेस करना है, उसको इंटरनेशनल बिज़नेस करना है। बेसिक इसमें क्या है, सबसे पहले आपको गाड़ी है वो डिज़ाइन करनी पड़ेगी एज़ पर CMVR, इट इज़ मोटर व्हीकल रूल्स। उसमें अगर आपकी गाड़ी सही बैठती है, फिर हमारे पास इंडिया में कुछ टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं, लाइक ICAT है मानेसर में, ARAI है पुणे में। ऐसे करके इंडिया में बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को भेजते हो, वो गाड़ी के पर कुछ टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट क्या चीज़ होती है, जैसे आप ये गाड़ी बैटरीज पे चलती है, DC वोल्टेज पे चलती है। DC सुनने में बड़ा अच्छा लगता है बट समटाइम्स इट इज़ वेरी डेंजरस। तो वो DC बैटरीज, जब गाड़ी में 4 बैटरीज या 5 बैटरीज या लिथियम आयन बैटरीज हैं, तो उसका गाड़ी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी टेस्टिंग होती है। इज़ इट सेफ़, कहाँ प्लेसमेंट्स हैं, कितना उसके करंट कैरिंग कैपेसिटी है, कितना वो वोल्टेज है, वो उसकी टेस्टिंग होती है। फिर गाड़ी को चला के देखा जाता है। गाड़ी में जो ये मोटर ऑपरेटेड गाड़ी है, इसमें इंजन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। मैक्सिमम इसमें BLDC मोटर्स यूज़ करते हैं। तो BLDC मोटर जो है उसको चलाकर गाड़ी को टेस्ट किया जाता है लैब के अंदर। जैसे हाफ एन आवर पावर टेस्ट होता है इसमें, आधा घंटा गाड़ी को फुल स्पीड पे, फुल थ्रॉटल पे चलाया जाता है रोलर के ऊपर, उसको हम डायनामोमीटर बोलते हैं। तो उस पर ये चेक होता है कि गाड़ी आधा घंटा चलने में, पूरा आधा घंटा लगातार जब गाड़ी चलेगी फुल लोड पे और फुल स्पीड पे, तो उसमें क्या प्लस और क्या माइनसेस आते हैं। दैट इज़ वन टेस्ट। कितना हीटअप हुआ, मोटर जो है आपकी वो कैसे परफॉर्म कर रही है, क्योंकि गाड़ी ने दिनों दिन चलना है, सालों साल चलना है, तो वो आधे घंटे में ये टेस्ट होता है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। दैट इज़ अ मोटर टेस्ट, दैट्स अ पावर टेस्ट। फिर गाड़ी जब चलती है, जब गाड़ी फुल स्पीड पे चल रही है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं। आपने ब्रेक लगाया, वो ब्रेक लगाने के बाद वो उस पर्टिकुलर स्पीड पे कितने मीटर्स पे जाके गाड़ी रुकनी चाहिए, क्या वो रुक रही है कि नहीं रुक रही है। अगर तो रुक रही है तो उसका टेस्ट पास है। अगर वो आगे चली जा रही है, इट मीन्स वो गाड़ी कंट्रोल में नहीं है, तो उसको फिर ब्रेक्स आपको अलग अच्छे यूज़ करने पड़ेंगे या उसमें इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। ऐसे करके 15-16 टेस्ट होते हैं गाड़ी पे। एक शावर टेस्ट होता है, पानी में से गाड़ी को निकाला जाता है। बारिश होती है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, आपने पानी में से गाड़ी निकाल दी, आपकी वायर्स लूज़ हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या करोगे। तो आपकी पूरी वायरिंग बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, सब कुछ नीचे इसमें बाहर ओपन में ही रहता है। तो अगर इसका एक हम फ्लड टेस्ट करते हैं वहाँ पर, तो उसमें क्या होता है कि ट्रैक में एक बहुत लंबा ट्रैक होता है, उसमें पानी भरा होता है, उसमें से गाड़ी को फुल स्पीड पे लेके जाते हैं विद स्प्लैश, सब तरफ पानी जाता है उसमें। तो उससे पूरी गाड़ी को नीचे से पानी में डिप किया जाता है एक तरीके से, जहाँ तक ड्राइवर है वहाँ तक। तो उससे बैटरीज भी गीले होते हैं, वायरिंग भी गीले होते हैं। तो उसके बाद चलता है पता कि ये गाड़ी सेफ़ है कि नहीं है, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, राइट। तो ऐसे करके 15-16 टेस्ट होते हैं गाड़ी के ऊपर। उसके बाद ये ई रिक्शा का पता चलता है कि हाँ जी, ये ई रिक्शा जो है ये चलने के लिए सही है। फिर उस मैन्युफैक्चरर को एक लाइसेंस इशू होता है, उसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, राइट। वो सर्टिफिकेट लेकर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है विद ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशंस की। अब जैसे मैंने एक्साइड की या कोई भी एमरॉन की या कोई भी बैटरी लगा, मैंने गाड़ी पास करवाई है, तो मैं वही बैटरी लगाकर उसी कैपेसिटी की, उसी रेटिंग की ही गाड़ी बना सकता हूँ। मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता। फिर ये नहीं है कि मैंने गाड़ी तो पास करवाई, अच्छी बैटरी लगवा कर अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सस्ती बैटरी या लोकल बैटरी या खुद की बना के बैटरी बेचूँ। ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से जब सेंट्रल गवर्नमेंट से या टेस्टिंग एजेंसी से गाड़ी पास होती है, उसके बाद आपको हर स्टेट में जहाँ पर आपने बिज़नेस करना है वहाँ के RTO से आपको अप्रूव कराना पड़ता है। जैसे आप लोग गाड़ी खरीदते हो, कुछ गाड़ियाँ आपने देखा होगा कि सिर्फ दिल्ली से मिलती हैं, जो महंगी गाड़ियाँ हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू बाय बेंटली और समथिंग, तो आपको दिल्ली मुंबई वहीं मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं। पर अगर आप रहते हो पंजाब में, गाड़ी आपने दिल्ली से खरीदी है और आपको पंजाब में उसको रजिस्टर करवाना है, तो पंजाब के RTO पोर्टल पे वो गाड़ी, वो बेंटली या वो कंपनी जो आप गाड़ी खरीद रहे हो, वो उनके पोर्टल पे होना चाहिए, तभी आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर इशू होगा, वरना आप नंबर ले नहीं पाओगे। फिर आपको दिल्ली में ही गाड़ी लेनी पड़ेगी, वहीं रजिस्टर करानी पड़ेगी, इन केस अगर वहाँ पर है तो ई रिक्शा पहले अपने टेस्टिंग एजेंसी से पास करवाया,
फिर आपने उसको आरटीओ स्टेट वाइज जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, जहाँ पर भी आपको लगता है कि मार्केट यहाँ मैं बेचना चाहता हूँ, वहाँ पर उन आरटीओ के पोर्टल्स पे आपको उसको डलवाना पड़ता है जाके सिस्टम में। वो आपको पर्सनली जाके विजिट्स करके डिपार्टमेंट्स में जाके करवाना पड़ता है कि मेरी ये गाड़ी है, ये पास है, अब मैं स्टेट में बेचना चाहता हूँ। अब जब आरटीओ के पोर्टल पे आ जाएगी वो गाड़ी, तब जो वहाँ के जो लोग हैं जो गाड़ी खरीदेंगे तो उनको वहाँ का नंबर अलॉट होगा। अगर आपकी गाड़ी उनके आरटीओ पोर्टल्स पे नहीं है, उनको क्या पता गाड़ी है कि नहीं है, तो वो लोग खरीद तो सकते हैं लेकिन उनको नंबर नहीं मिलेगा वहाँ से। तो नंबर नहीं मिलेगा तो गाड़ी आपकी रजिस्टर नहीं हुई, तो गाड़ी आपकी नहीं है। तो जैसे जैसे हमारी बाकी गाड़ियाँ हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, वैसे ही ये भी है। अब ये रेगुलेशन में आने के बाद हुआ है, पहले ये सब नहीं होता था। पहले था कि आपने गाड़ी खरीदी, अब जहाँ मर्जी चलाते रहो। अब आपने देखा होगा कि इनके पीछे भी एक नंबर प्लेट लगी होती है। हाँ, नंबर प्लेट लगी। पहले नहीं होती थी, कुछ साल पहले, 10 साल पहले तक, अब होती है। तो अब इसका ओनर भी है, ओनरशिप भी है, सब कुछ है। तो ये इस तरीके से मैन्युफैक्चरर फिर जिस स्टेट में आपने लॉन्च करना है वहाँ के आरटीओ पोर्टल्स पे, तो ये स्टेजेस हो गए। पहले आपने टेस्टिंग एजेंसी से पास करवाया, फिर आरटीओ पोर्टल पे आपने इसको किया, अब आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो। मैन्युफैक्चरिंग में आपने सेटअप कितना लगाना है, आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है, उस पर डिपेंड करता है। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि फैब्रिकेशन इन हाउस करते हैं। फैब्रिकेशन मीन्स जो उसका आयरन का पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें होते हैं चेसिस होते हैं, सीट्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, रूफ्स होते हैं, सब कुछ होता है। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स सेविंग वहीं पर है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अपने घर पे करते हो, तो अपनी शेड के अंदर करते हो, तो वहाँ पर आपने क्या है, स्टैंडर्ड पाइप्स और ये लोहे का जो सामान है अपने स्टील या अपने ख़रीदना है, कटिंग करनी है, वेल्डिंग करनी है, पेंटिंग करनी है और असेंबली करनी है। वो आपकी कितना बिजनेस है, आप कितना बिजनेस जनरेट करना चाहते हो। अब अगर आपके पास सपोज़ एक शहर आपने या एक स्टेट आपने कवर करना है, तो आपको बहुत तामझाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटे स्केल में भी शुरू किया जा सकता है कि ठीक है, रोज़ की आप 2-3 गाड़ियाँ बना लो, उतनी असेंबल कर लो, महीने की आपकी 100 गाड़ियाँ हो गई, 100 गाड़ी बेचो, अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पॉकेट अलाउ करती है और आप यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी ये सब भी हैंडल करना चाहते हो, फिर बड़ा यूनिट लग सकता है। डिपेंडिंग अपॉन दैट आप ये देख लोगे कि आपको कितनी गाड़ी की प्रोडक्शन डेली की चाहिए या मंथली चाहिए, कितनी आपकी मार्केटिंग आपको हेल्प कर रही है, उस हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हो। हम लोग जो प्लान करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं पहले कि हमने कितनी गाड़ियाँ बनानी है। जैसे हम लोगों ने अभी तक 2 प्लांट हमने इंस्टॉल किए हैं, वन वाज इन मानेसर एंड वन वाज इन डेराबस्सी। ओके। तो वहाँ पर क्या है, आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से फिर डिज़ाइन हो जाती है कि आपने कितनी गाड़ियाँ महीने की बनानी है। ग्रेट। जैसे आपने अभी एक बताया कि चाइना से हम लोग पार्ट इंपोर्ट करते हैं, तो अभी मतलब इंडिया के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इकोसिस्टम पूरा सेटअप है या फिर अभी भी हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं? सर टू बी ऑनेस्ट अभी भी हम लोग डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट पे। द रीज़न इज़ जो कॉस्टिंग है जो हमें चाइना में मिलती है विद द क्वालिटी, वो इंडिया में हमें अभी नहीं मिल पा रही है। रीज़न उसका ये है कि उतना वॉल्यूम अभी इंडियन मार्केट में जनरेट नहीं हो पाता जो चाइना में पहले से इस्टेब्लिश मार्केट्स हैं उनके पास। अब एक कंपोनेंट है ब्रशलेस डीसी मोटर, ये बहुत महंगा कंपोनेंट है, 5-6 हज़ार रुपये की एक मोटर आती है। अब अगर आपने इंडिया में मोटर लेनी है तो वो आपको कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये महंगी मिलती है। ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, पर यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के हिसाब से उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। अब अगर मैग्नेट्स हैं, उसमें मैग्नेट्स लगते हैं, बाइंडिंग लगती है उसमें। अब अगर आपने मैग्नेट्स भी इंपोर्ट करके ही लगाने हैं तो उनके पास पहले से पड़े हुए हैं, वो उनकी कॉस्ट अलग है। आपने पहले उसको इंपोर्ट करना है, वो ड्यूटीज़ हैं, फिर वो सब यहाँ पर असेंबल करना है, फिर यहाँ पर लेबर कॉस्ट भी एज़ कम्पेयर टू चाइना थोड़ी ज़्यादा है, असेंबली कॉस्ट ज़्यादा है, फिर आपकी यहाँ मार्केटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। जो हमने देखा है कि चाइना से जो सामान आता है वो क्वालिटी में, दोनों चीज़ें क्वालिटी चाइना में है, अच्छी क्वालिटी का माल भी मिलता है और ख़राब क्वालिटी का मिलता है, वो आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ माल सारा ख़राब होता है। अभी तक अगर इंडस्ट्री चल रही है तो चल ही तो रही है इतने सालों से, है ना। तो जो मेजर पार्ट्स हैं इसके, मोटर, कंट्रोलर, डिफरेंशियल्स, एक्सल्स जो हैं, ये चाइना से ही आते हैं अभी भी ज़्यादातर। यहाँ पर भी डेवलप होते हैं पर ज़्यादा मार्केट अभी वहीं से आती है। मतलब अभी भी हम डिपेंडेंट हैं? अभी भी हम डिपेंडेंट हैं जी। ये पॉडकास्ट ना बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर भी देख रहे होंगे, स्मॉल स्केल बिजनेसेस वाले भी देख रहे होंगे, तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या 3 व्हीलर AV जो हम टुक टुक कहते हैं जिसको, या हम ई रिक्शा कहते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है? सर इसका बिजनेस बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। बस आपको इसमें ये देखना है कि आपकी मार्केट सेगमेंट्स और आपने सेल्स में कितना ध्यान दे रहे हो आप।
आपकी सेल्स टीम कैसे काम कर रही है। सपोज आपकी सेल्स टीम जनरेट कर पा रही है सेल्स महीने की 50 और आपने प्लांट लगा लिया 100 का, तो आपने हाथी तो बड़ा पाल लिया है, उसके उतने खर्चे हैं, उतना मैन पावर आपने, उतने बिल्स हैं, उतने आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, पर आपका सेल्स आपके पास कम है। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि सेल्स बढ़ाओ आप पहले, मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे सपोर्ट कर देती है उसको। अगर आपको गाड़ी बनानी आ जाती है, आपने अगर एक गाड़ी बना ली, आप 10 भी बना लोगे। अगर आप 10 पे पहुंच गए, आप 100 भी बना लोगे, क्योंकि तब जब आपके पास नंबर्स होंगे, सेल्स होंगे, यू विल हैव मनी, यू विल हैव एडवांस पेमेंट्स, सिक्योर सेल होगी तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। बिजनेस बिल्कुल प्रॉफिटेबल है, करना चाहिए। अब इसी में एक मेरा दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैंने पर्सनली देखा है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने एवी का स्टार्ट किया बिजनेस, 2 साल 3 साल चला, डाउन द लाइन वो ड्रॉप कर गए उसको। तो ये क्यों होता है? मतलब कि वो एवी में आ तो गए, हाइप देख के आए, अपॉर्चुनिटी देख के आए, दैट इज़ डिफरेंट, बट वो आने के बाद 2 साल 3 साल के बाद में वहाँ से आउट हो गए। उसका सर एक रीज़न ये होता है कि जब एक मैन्युफैक्चरिंग छोटे लेवल से स्टार्ट करता है, वो उससे पहले एक डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर होता है। वो एक बड़ी कंपनी से ई रिक्शा खरीदता है और वो डीलरशिप स्टार्ट करता है। फिर उसको लगता है कि इसमें तो मार्जिन 20,000 रुपये का है। अब मैं किसी से 100 रुपये की चीज़ लेकर 120 रुपये की चीज़ बेच रहा हूँ, तो मैं 20 रुपये कमा रहा हूँ। अब 100 रुपये तो मैं भी लगा सकता हूँ, ठीक। तो अगर मैं लगाऊं तो मुझे कितने पैसे बचेंगे? तो वो देखता है अच्छा मुझे तो 10,000 और बच सकते हैं, तो मेरा मार्जिन तो 10% और बढ़ सकता है ये। तो फिर वो क्या करता है, वो 10 लाख 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। अब वो इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करना प्रॉब्लम नहीं है, 10-20 लाख रुपए सब लिए बैठे हैं अपनी जेब में। मेन है कि जो कंपनी चला रही है वो सिर्फ आपके ऊपर बेस नहीं है, उसके पास कम से कम 100 और डीलर्स हैं। आप नहीं ले रहे हो तो किसी और को दे रहा है, उसकी सेल्स सिक्योर है। आपने उनकी जगह जलता हुआ दिया देकर अपने घर में आग लगा ली कि ज़्यादा रोशनी मैं कर दूंगा, कि मैं उनका एक डीलर को ये लगता है कि मैन्युफैक्चरर मुझ पे बेस्ड है, अगर मैं इनकी गाड़ी बेच रहा हूँ तो ही इनको पैसे मिल रहे हैं। भाई आपके जैसे 100 और हैं, वो आपके साथ प्यार से बात करते हैं, दैट डज नॉट मीन कि उनके पास और नहीं है, वो सभी से ऐसे करते हैं। तो बड़ी बड़ी फर्म है, बड़ी कंपनी है, तो करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, लेकिन सोच समझकर, विद एक्सपीरियंस। सिर्फ ये देखकर कि उनका कितना मार्जिन है, आपने सेटअप लगा लिया यहाँ पर। अब होता क्या है, आपने सेटअप लगाया, अब आप मेन जो खेल है किसी भी बिजनेस में वो परचेजिंग का होता है। आपने 1 किलो कोई सामान खरीदा तो वो 100 रुपये किलो है। अगर आप उसका पूरा 100 किलो खरीदे तो आपको 50 रुपये किलो मिल जाता है, लेकिन वो तभी मिलेगा 50 रुपये किलो जब 100 किलो खरीदोगे आप। अब जो फैब्रिकेशन के लिए आपने स्टील खरीदना है, अगर तो आपने 100 किलो खरीदा तो आपको उसी रेट में मिलेगा। अगर पूरा ट्रक आपने खरीदा तो सस्ता पड़ेगा। अब ट्रक खरीदने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ट्रक में डाल दी पूरी, आपने पूरा वो लोहा आपके घर पे आ गया। करना क्या है इसका, इतनी सेल है आपके पास, आपने जो कैपिटल था वो आपने किसी को देख कर यहाँ इन्वेस्ट कर लिया। 100 मोटर खरीद लिए, 100 कंट्रोलर खरीद लिया कि हम तो बेच ही रहे हैं, हमारे तो हर महीने के 100 बिक ही रहे हैं, ठीक है। तो आपने वो खरीद लिया माल सारा। अब आपके पास 100 से ज़्यादा 200 बेचने के लिए कैपेसिटी, पैसा ही नहीं बचे असेंबली करने के लिए, पैसा ही नहीं बचा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग करना इतना ईजी भी नहीं है, उसके लिए प्लानिंग चाहिए। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने अगर 2 वेल्डिंग सेट्स खरीदे हमने, एक वेल्डिंग सेट आपका 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की रेंज में अच्छा वेल्डिंग सेट आता है। मिग वेल्डिंग कर रहे हो कि कौन सी वेल्डिंग कर रहे हो, उसकी गैस आपके एरिया में अवेलेबल है कि नहीं है। वेल्डिंग सेट 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप अच्छी कंपनी में गए, आपने वेल्डिंग सेट वहाँ से ले लिया, उसके लिए आपको गैस भी चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए। क्या वो रिफिलिंग हो पा रही है? चाहे वो सामान 1000 रुपये का ही है, पर अगर आपने सपोज़ मैं मानता हूँ कि आपने चंडीगढ़ में आपने कुछ यूनिट आपने सेटअप कर लिया, आप ही गैस की रिफिलिंग हो रही है कुराली में या रोपड़ में या कहीं पर, वहाँ से गैस की सप्लाई आपको नहीं आ रही है, तो आपको 1 या 2 सिलेंडर के लिए भागना पड़ रहा है। तो आपकी गाड़ी वहाँ इन्वॉल्व हो गई, या वहाँ से लाओगे यहाँ से लाओगे, तो ये चीज़ें पहले कैलकुलेट होती नहीं है। हम क्या देखते हैं, मार्जिन कितना है। भाई उनका मार्जिन धीरे धीरे बना है। आप करो, आप स्टार्ट करो। अब अगर आप डीलर हो तो आप महीने की 5-10 गाड़ी से स्टार्ट करो, प्लांट से मत स्टार्ट करो कि हमने यूनिट ही खोल लिया पहले, हमने फिर सोचेंगे करना क्या है। फिर वो लोग हैं जो सारा पैसा वहाँ डाल लेते हैं, फिर पैसा ख़त्म हो जाता है, फिर कैश क्रंच है और फिर लोन्स भी नहीं मिलते हैं और फिर आपके सारे पैसे डूब जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए।
बहुत सही, बहुत सही। मुझे लगता है कि आज ना बहुत सारे लोगों को मतलब नॉलेज मिलेगी। चलिए, जितना हमें पता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो हम शेयर कर रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। अब मेरा पर्सनली एक क्वेश्चन है कि कितनी बड़ी है अगर इंडिया में देखें 3 व्हीलर एवी की मार्केट? सर मार्केट अगर हम देखें तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से मार्केट बढ़ती है और बढ़ती रहेगी हमेशा ये, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है ये बहुत अमेरिकन इकोनॉमी नहीं है कि यहाँ से ई रिक्शा जो 3 व्हीलर्स कभी चले जाएंगे। ये कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर लोग पढ़ लिख रहे हैं, लोग ऊपर जा रहे हैं, तो लोग ऐड भी बहुत हो रहे हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है। ई रिक्शा चलाने वाला अनपढ़ नहीं है आज की डेट में। मेरी बहुत सारी जानकारी में लोग लड़के हैं जो ग्रेजुएट्स हैं। अब एक ई रिक्शा अगर आपको चलाने पर रोज़ का अगर आप अच्छी मेहनत करते हो तो यू कैन मेक अप टू 2000 रुपीज़ अ डे। 60,000 रुपये में कौन सी नौकरी मिल रही है किसी ग्रेजुएट को? बिल्कुल सही कह रहे है ना, खर्चे तो उतने ही हैं, दाल चावल तो उतना ही महंगा है उसके लिए भी। अगर आप एक ग्रेजुएट होने के बाद आपको सैलरी मिल रही है 15,000, 20,000, 18,000, उसे घर नहीं चलेगा आपका। शुरू में ठीक है, आप 21-22 साल के हो, आपका खर्चे कोई नहीं, आपने फ़ोन लेना है, आपने कुछ अपना कपड़े लेने हैं, विच इज़ फाइन। बट जैसे ही आपका परिवार बन जाएगा, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तो वो 20,000 पे सफिशिएंट नहीं है उसके लिए। चाहे आप ग्रेजुएट ही क्यों ना हो, फिर आप एक्सप्लोर करते हो कि अब मैं क्या करूं। कोई भी बिज़नेस करने के लिए 10-15 लाख रुपए से कम क्या दुकान भी नहीं खोल पाते किराने की आप। अगर आपने कुछ भी करना है, अगर आपने दूध की दुकान भी खोलनी है, अभी हमारे एक जानकार थे, उन्होंने एक दूध का वो काम शुरू किया कि मैं सुबह दूध सप्लाई करूँगा। आप किसी कंपनी के पास जाते हो, मैं दूध का काम करना चाहता हूँ, वो आपसे सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं। सपोज आपने 2 लाख रुपए ले लिया आपसे उन्होंने, वो आपको अगले दिन सुबह 4 बजे आपको 50,000 का सामान दे जाएंगे, आपका बिके ना बिके। सही बात है। अगले दिन फिर 50,000 का सामान दे जाएंगे, अगले दिन फिर दे जाएंगे। आपके पास उसको सेल करने का तरीका है कि नहीं है? या तो आप शुरू करो कि मुझे भैया पहले 500 का सामान दे दो, देन इट विल टेक सम टाइम, फिर आप वहाँ से ग्रो कर, वो भी करते हैं लड़के। मतलब उसमें भी आपको वो काम आना चाहिए, उतनी इन्वेस्टमेंट उसमें भी है। ई रिक्शा में क्या है, आपने आज 1.5 लाख रुपए खर्च किया, एजेंसी से लेकर आके सीधा आपने काम शुरू कर दिया, तभी सवारी बिठाई, तभी आपकी जेब में 100 रुपये आ गए। और मुझे लगता है कि आजकल तो बहुत सारे इंस्टॉलमेंट में भी मिल जाते हैं सर, फाइनेंस हो जाता है, और आपको रेंट पे मिल जाते हैं ई रिक्शाज। 400-500 रुपये में आपको डेली का रेंट पे मिल जाएगा। आप 1,000-2,000 रुपये कमाओ, 500 उनको दो, 1,500 आपके पास आ गए। स्टिल यू कैन मेक 30-35,000 रुपये आप बना सकते हो महीने के। मेहनत करने वाला इंसान कर सकता है। फिर आजकल लोग क्या करते हैं कि एक ख़रीदा, 1 महीने चलाया, और मुझे लग रहा है कि मुझे 40-50 हज़ार बन रहे हैं महीने के, एक छोटे भाई को डाल दिया, एक उसको डाल दिया, एक पूरा फ्लीट बन गया। फिर हम 24 आवर्स काम कर रहे हैं। इसमें एक दिक्कत ये आती है कि बैटरी के चार्जिंग का टाइम होता है इसमें। अच्छा, यू कैन नॉट रन इट ऑल डे लॉन्ग राउंड द क्लॉक, ऐसा नहीं होता। आपने इसकी रेंज होती है, आपने कितने पावर की बैटरीज का ई रिक्शा ख़रीदा हुआ है और वो कितने घंटे चलेगा। अगर इसमें नॉर्मली क्या लोग चलाते हैं, सुबह चलाते हैं, जैसे सुबह ऑफिस के टाइमिंग्स हैं, स्कूल के टाइमिंग्स हैं, आपने सुबह 6-7 बजे काम शुरू किया, 10-11 बजे तक आपने फिर काम करके फिर आप घर पे चले गए, ब्रेक ले लिया आपने, फिर चार्जिंग पे लगा दिया। अगर तो लिथियम आयन बैटरी है फिर तो वो 2 से 3 घंटे में चार्ज हो जाती है। अगर वो लेड एसिड बैटरी है तो वो 7 से 8 घंटे में चार्ज होती है। तो फिर आपने कुछ चार्ज करके फिर दोपहर को फिर चला लिया स्कूल के टाइम पे, फिर चार्ज कर लिया। तो आप इसको सिस्टमेटिकली चलाते हो, क्योंकि डीजल तो है नहीं कि डलवाया भरा के चला लिया, वो चार्जिंग टाइम तो लगने वाला है ही। तो वो चार्ज एक है, थोड़ा सा समझ के चलाना पड़ता है कि किस टाइम पे चलाना है, किस टाइम पे ज़्यादा पैसेंजर है नहीं है, वो सब चीज़ें देख के। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे लगता है आज पूरा A to Z सब कुछ ज्ञान हो गया इसमें। मैं बबल जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप AV सेक्टर में कैसे आए? सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा जी, और पहले मैंने बीटेक किया PTU जलंधर से। फिर मैं उसके बाद जैसे सब लोग कोशिश करते हैं तो मैंने भी कोशिश की, मेरे पिताजी ने भी सपोर्ट किया मुझे। मैंने भी UPSC की तैयारी शुरू करी हौस खास में। और फिर कुछ टाइम के बाद जब मुझे ये पता चला कि आई नीड मोर टाइम, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा कोई हाई फाई कोई स्कॉलर नहीं था कि मैं जाते ही UPSC फोड़ दूँ जाके 1 साल में, तो मुझे उसके लिए समय चाहिए था। तो मैंने समय दिया अपने आप को, और 1 साल 6-7 महीने में मुझे समझ आया कि मुझे 1 साल में नहीं होने वाला, आई नीड मोर टाइम। तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि भाई ऐसा करो, तुम्हें अगर टाइम लग रहा है तो पिताजी के ऊपर बोझ मत बनो, कोई जॉब ज्वाइन करो ताकि तुम पढ़ते भी रहो और अपना तुम पैसे भी अपना इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो मैंने पापा से बात शेयर करी कि मैं ऐसे करना, पापा ने डांटा कि बेटा अगर तुम काम करोगे तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है,
तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, पैसा है, तुम्हें मैं फंड तो कर रहा हूँ, तुम्हें क्यों काम करना है। मैं वो तब कीड़ा था कि इंडिपेंडेंसी, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट, फाइनेंसिस, दिस दैट। तो वो मेरा एक सबसे मतलब ख़तरनाक मोड़ था, जो मेरा डिसीजन गलत था। वो पैसे होने के बावजूद मैंने वो डिसीजन लिया कि नहीं, मैं सेल्फ डिपेंडेंट रहूँगा, मैं खुद कमाऊँगा, खुद पढ़ूँगा। तो जैसे फिर आप काम में चले जाते हो, फिर आप सोचते हो कि मैं दिन भर काम करूँगा और रात भर पढ़ूँगा। मशीन थोड़ी हो, आप कैसे कर सकते हो। तो हफ्ते भर में, फिर महीने भर में वो चीज़ें जो है वो कटती चली गई। फिर वो धीरे धीरे जो है मेरा यूपीएससी का जो था वो सीन वो आउट हो गया। पढ़ता था मैं, पर पहले पढ़ता था 14 घंटे, फिर पढ़ता था 1 घंटा 2 घंटे। तो फिर वो इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे आपका ख़त्म होता चला गया। फिर मैं यूके चला गया। फिर कहते हैं चलो ठीक है, पंजाब से हो तो आपका क्या होता है, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और इंग्लैंड, या फिर पंजाब से आपका दिल्ली और कनाडा। ये तो पंजाब में कल्चर ही था पहले उस टाइम पर, आज से 15-20 साल पहले। अभी भी लोग जाते हैं। तो वहाँ पर जाके फिर मैं 2 साल वहाँ रहा हूँ, इंग्लैंड में, लंदन में रहा हूँ मैं। और वहाँ मैंने जॉब की है हीथ्रो एयरपोर्ट, तब टर्मिनल 5 नया बन रहा था। तो ब्रिटिश एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ, ब्रिटिश एयरवेज़ के साथ, और एक डच कंपनी थी वेंडरलैंडे, उनका बैगेज सिस्टम है, जो पूरा बैगेज सिस्टम है। तो आई वर्क देयर एज अ शिफ्ट सुपरवाइज़र विद वेंडरलैंडे। तो वहाँ पे 2 साल काम करने के बाद फिर कुछ था कि नहीं, देश वापस जाना है, यहाँ पर एक्सटेंड नहीं करना है। सो फिर देन आई केम बैक। तो फिर यहाँ आकर फिर मैंने वहाँ पर एक और इंसिडेंट हुआ कि मेरा एक फ्रेंड था नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी में। तो मैं उससे मिलने गया लंदन से। तो उस टाइम पर क्या था कि यू कैन अटेंड लेक्चर्स, कोई वहाँ पूछता नहीं था यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि कोई जाता ही नहीं था फालतू में वहाँ पर। तो मैं वहाँ पर जब यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे लगा कि यार एक लेक्चर अटेंड करते हैं, कि जब ब्रिटिश लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ाते कैसे हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो कीड़ा था ही पढ़ने का। तो मैं दोस्त के साथ गया, तो कोई आई कार्ड वगैरह कोई चेक नहीं हुआ वहाँ पर। अच्छा। तो मैं वहाँ गया, आराम से पीछे बैठे, बिग ऑडिटोरियम, एंड इंग्लिश मैन, ओल्ड मैन, ही इज़ मतलब ऑन बिग स्क्रीन इन इंग्लैंड, है ना। तो वो एक बहुत मुझे लगा कि वाओ, दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली वांटेड। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। फिर वहाँ से मुझे ये लगा कि फिर मैंने बुक्स को फॉलो किया कि यहाँ पे क्या बुक्स पढ़ाई जाती हैं। वो सेम बुक्स हमारी इंडिया में भी, करिकुलम तो वही है, सिस्टम तो वही है, पढ़ाई तो वही है। तो फिर मैंने सोचा मैं यहाँ पे पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं इंडिया रह के पढ़ूंगा। अच्छा। पढ़ के मैं वहाँ पे फिर वापस आऊँगा। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने सीरियसली पढ़ाई दोबारा शुरू करी। फिर मैंने गेट क्लियर किया। फिर गेट क्लियर करके फिर मुझे IIT तो नहीं मिल पाया, पर फिर मुझे पैक मिल गया चंडीगढ़। वाओ। तो पैक में मतलब जब मैं गया तो पहले पैसे दे के पढ़े थे, फिर स्कॉलरशिप पे पढ़ के बड़ा अच्छा लगा कि भाई पैसे मिलते हैं स्कॉलरशिप हर महीने, चाहे थोड़े से ही हैं, बट यू फील गुड। तो फिर उसके बाद मेरा जब वो कोर्स कंप्लीट हुआ 2 साल के बाद, मास्टर्स मेरा, तो अगस्त में शायद हम लोगों का कंप्लीट हुआ था कोर्स। और सितंबर अक्टूबर में मैं किसी के साथ था, एसोसिएटेड था, तो हम लोग दिल्ली में थे। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा कोई EVs जो हैं वो इंडिया में शुरू हो रहे हैं। तो मेरा खुद का जो रिसर्च है तो वो भी BLDC मोटर्स पर ही है, उसी पे मैं काम कर रहा था, उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस पर। तो फिर मुझे ये थोड़ा सा खींचा कि कैसे काम होता है, ये होता है वो होता है। तो फिर धीरे धीरे हम BLDC मोटर करते करते हम लोग EVs की तरफ इधर चले। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही पता नहीं चलता इंसान कब क्या कर रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है ना कि जो आपकी जर्नी थी, तो मतलब आप बाहर गए, बाहर से फिर वापस, मतलब वहाँ से जाने के बाद आपने देखा वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वापस इंडिया में आए। ये बहुत कम लोग होते हैं। बेसिकली लोगों का माइंडसेट क्या होता है, वहाँ गए, पढ़ना है, अब फिर वहीं पे सेटल हो जाना है। तो आपने आके वापस यहाँ पे स्टार्ट किया। और मेरे ख्याल से AV तो ऐसा फील्ड है जो, जैसे आपसे मुझे एक्सपीरियंस से पता चला कि वो एवरग्रीन है। जी। अभी तो स्टार्ट है। हाँ, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं ग्लोबल वॉर्स वगैरह चल रही हैं, ये सब चल रही है, हम डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, और इसका एक ही सोल्यूशन है जो AV है। बबल जी, AV के बारे में सारी डिस्कशन हो गई, आपकी पर्सनल जर्नी भी हमने डिस्कस कर ली। एक क्वेश्चन ना अभी भी मेरा रहता है, और मुझे लगता है कि जो ऑडियंस देख रही होगी तो उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर AV इंडस्ट्री में आता है तो उसे नहीं करनी चाहिए? राइट सर, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होता है कि मार्केट क्या कह रही है, डिमांड कहाँ है, तभी उसको लिए सप्लाई हमें अरेंज करनी चाहिए। जो मेरा पर्सनल वो एक्सपीरियंस रहा है। हमें बड़ी कंपनीज़ की तरह पहले बड़ी इन्वेस्टमेंट करके सोचना नहीं चाहिए कि अब मैं इसको बेचूं कहाँ पर। कोई भी सामान है, कोई भी प्रोडक्ट है, पहले, क्योंकि
बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर आप बात करते हो सोनी, सैमसंग, जियो, है ना, रिलायंस और ये सब चीज़ें, इनके पास उनकी पॉकेट अलाउ करती है। अब रिलायंस के सारे प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होते हैं, पर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है 10 चल रहे हैं, पेट्रोलियम चल रहा है, जियो चल रहा है, रिलायंस स्टोर नहीं भी चल रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इट इज़ ओके फॉर देम, क्योंकि वो लोग उनको दे नो हाउ टू हैंडल कैपिटल्स एंड ऑल ना। लेकिन जो एक छोटा एंटरप्रेन्योर है जिसका सपना है कि मुझे ईवी में कुछ करना है, उसके पास एक लिमिटेड सा फंड होता है, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ रुपए। उसने उसमें लैंड भी खरीद ली, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि लोग शुरू में सोचते हैं कि पहले रेंट सेव किया जाए, एक लैंड खरीदा जाए। वो लैंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया 2 करोड़, 4 करोड़ रुपए, फिर आपने इसमें शेड बनाया, उसमें आपने 50-60 लाख रुपए लगा दिए। फिर उसके बाद आपने मैन पावर आपको डे 1 से चाहिए। मैन पावर आपको फैब्रिकेशन वाली भी चाहिए, पेंटिंग वाली भी चाहिए, असेंबली वाली भी चाहिए, मार्केटिंग भी चाहिए, सेल्स भी चाहिए, ऑफिस का स्टाफ भी चाहिए। अगर आप मिनिमम से मिनिमम लेके चलो, अगर आपको महीने की 200 गाड़ियाँ बनानी है अप्रॉक्सीमेट, मैं वैसे एक सिचुएशन लेके चल रहा हूँ, तो आपको उसमें कुछ लोग फैब्रिकेशन में चाहिए, कुछ लोडिंग अनलोडिंग में चाहिए, पेंटिंग में चाहिए, कोई पेंट कर रहा है, कोई पेंटर है, कोई सामान अंदर लेके जा रहा है, कोई बाहर लेके आ रहा है, हेल्पर्स चाहिए, स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, प्रेस पे लोग चाहिए, शीट कटिंग में चाहिए, शीट बेंडिंग में चाहिए। जितनी इंडस्ट्री में आपकी मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं, वहाँ आपको मैन पावर चाहिए। अगर आपके मान लो 20 ऐसे स्टेशंस हैं जहाँ पर काम हो रहा है, वेल्डिंग हो रही है, ग्राइंडिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, पॉलिशिंग हो रही है, आपकी पेंट्स हो रहे हैं, पेंट के बाद उसको आप उसको बेक कर रहे हैं, ओवन में अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, फिर आप स्टोर्स में आते हो, स्टोर में चीज़ें इशू हो रही हैं, रिसीव हो रही हैं, फिर आप असेंबली में जा रहे हो, आपको सप्लाई हैं, आपके लड़के आपके काम कर रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं, गाड़ी को आगे मूव कर रहे हैं। सो यू हैव मैन पावर। गाड़ी आपने बनानी है 10, गाड़ी बनानी है आपने 100, कोई मिनिमम मैन पावर तो आपको लगने वाली है ही। वेल्डर आपका गाड़ी असेंबली नहीं कर सकता, वेल्डर आपका पेंट नहीं कर सकता, वेल्डर आपका अकाउंट्स नहीं हैंडल कर सकता, वेल्डर वेल्डिंग ही करेगा, पेंटर पेंट करेगा, असेंबली वाला असेंबली करेगा, डिस्पैच वाला डिस्पैच करेगा। तो आपके पास एक मिनिमम मैन पावर है, ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 20 लोग आपने रख लिए। अब अगर 20 लोगों की सैलरी 20,000 रुपये भी आपने रख लिया तो लाखों रुपये तो सैलरी आपके महीने की ये खड़ी हो गई। फिर आपके बिजली के बिल्स हैं, फिर आपके जो अपने मशीन्स के उनके EMIs हैं, सब कुछ हैं। ये खर्चे आपने शुरू में अगर कर लिए, उसके बाद आपकी सेल्स नहीं निकल रही है ड्यू टू एनी रीज़न, क्योंकि जब सेल्स में आप जाते हो, बनाना एक दुनिया है, बेचना एक अलग दुनिया है। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। अब जब मैं अपने आप को एक सेल्समैन देखता हूँ, मैं जाता हूँ, आप डीलर हैं, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैं ई-रिक्शा बनाता हूँ, तो वो आपका ब्रोशर पकड़ के ऐसे टेबल पे रख देगा, ठीक है जी, ठीक, क्योंकि वो एक बैठा माइंडसेट के साथ पहले से ही। किस माइंडसेट के साथ कि मैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ, जो मैं ऑलरेडी ई-रिक्शास बेच रहा हूँ, वहाँ मुझे एक रिक्शा पे 15,000 20,000 बच रहे हैं। ये जो सेल्समैन मेरे सामने आया है, ये मुझे कम से कम 20,000 बचा के देगा, वो तो मुझे बच ही रहे हैं, और मुझे देगा तो मैं इससे बात करूं, वरना मैं इससे बात ही क्यों करूं, मेरा काम तो चल ही रहा है। राइट। अब मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, मैं सेल्समैन हूं, क्योंकि मेरी कंपनी नई है, मेरे खर्चे नए हैं, मैं इस्टेब्लिश्ड नहीं हूं, मेरी अभी कॉस्टिंग अभी कम नहीं हुई है, मेरी परचेजिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरी कॉस्ट ज़्यादा है। अब मुझे उसको ये कन्विंस करना है कि सर मैं आपको 20 ही दे पाऊँगा मैक्सिमम, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा आपको। बोला भाई 20 तो मैं ले ही रहा हूँ, तुम्हें मैं प्रमोट कर दूँ, मैं डीलर हूँ, मेरा ये तामझाम है, तुम्हें मैं प्रमोट कर दूँ, कल को तुम मुझे छोड़ दो, क्या गारंटी इस बात की। तो वो एक अलग दुनिया है, अलग माइंडसेट के लोग बैठे हैं जो बेचने बैठे हुए हैं। वो गलत नहीं है, ट्रू बिजनेसमैन है। आप नए हो, अब एट द सेम टाइम आप लोग क्या कर सकते हो, उतना बड़ा तामझाम शुरू ना करो, किसी के साथ एसोसिएट हो, किसी के साथ लग के उसकी हेल्प से कुछ जनरेट कर लो, फैब्रिकेशन कहीं से करवा लो। जैसे इसमें क्या कर सकते हैं हम, 100 गाड़ी पर मंथ की कैपेसिटी का प्लांट लगाने की बजाय किसी के साथ एसोसिएट होके 10-10 गाड़ियाँ, 20-20 गाड़ियाँ बनवाना शुरू कर दो किसी से। ओके कि आप मेरे लिए ये वाला फैब्रिकेशन पार्ट कर दीजिए, 10 गाड़ियाँ या 50 गाड़ियाँ आपने एक साथ बनवा ली, उसको आप अपने स्टोर पे ले आए, आपने एक स्टोर ले लिया, अब वहाँ पे आपने उसको स्टॉक कर लिया, जितना ऑर्डर आ रहा है उतनी असेंबल कर लो। अब ना आपने पेंट वाला स्टाफ रखा,
ना आपने वेल्डिंग वाला स्टाफ रखा, ना आपने रॉ मटेरियल्स वाला स्टाफ रखा, ना आपने बनाना, ना बिजली खर्चे, ना वेल्डिंग मशीन्स, ना पेंटिंग शॉप्स, कुछ नहीं, वो सब डिलीट हो गया उसमें से। आपके पास रेडी स्टॉक पड़ा हुआ है। अब आपने लगाया खर्चा सारा मार्केटिंग में, जहाँ पहले एक लड़का था मार्केटिंग में, वहाँ 4 लगा दो, 4 अलग अलग शहरों में जाओ। अब आपकी कॉस्टिंग कितनी बच गई? आपने ना तो करोड़ों रुपए का प्लांट लगाया, ना आपके पास स्ट्रेस लेवल्स है, वो आपने कुछ लाखों रुपए लगाकर, अगर 1 लाख रुपए का वैसे लेके चलते हैं एग्जाम्पल, एक रिक्शा है, तो आपने अगर 20 मिनट तो 20 लाख रुपए लगाए, और 20 लाख में 20 लाख का माल आपके पास पड़ा हुआ है, वो खराब नहीं हो रहा है। उसमें 2 लाख रुपए और लगाओ, 4 लगाओ, मार्केटिंग स्टार्ट करो, अच्छे प्रिंटिंग कराओ, कम एरिया से स्टार्ट करो, जहाँ पर कोर मार्केट है वहाँ स्टार्ट करो। अब आप डीलर को ज़्यादा मार्जिन दे सकते हो, या फिर आप खुद पैसे मत कमाओ, अभी आप मार्केट में अपना माल डालो कि भाई मेरे को इतने का बन रहा है, इतने का ही लो। तो धीरे धीरे आपकी मार्केट इस्टेब्लिश हो जाएगी। आपको लगेगा 20 बिकने शुरू हो गए, 50 बनवा लो किसी से, 50 बिकने शुरू हो गए, 100 बनवा लो, 100 बिकने शुरू हो गए। जब 100 बिकने शुरू हो गए, अब जो आप किसी को 5,000 रुपये, 10,000 का मार्जिन दे रहे हो फैब्रिकेशन में, अब सोचो कि वो 10 भी मुझे बचाने हैं, तब इन्वेस्ट करो जब वो आपकी जो सेल है वो स्मूथ हो गई। अगर ये गलती एंटरप्रेन्योर ना करे तो फिर वो सर्वाइव कर सकते हैं। जो लोग ऐसे कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर्वाइव। शुरू में ही मतलब किसी को देख कर कि हाँ मैं वहाँ गया था उसके प्लांट में, यहाँ से घुसे थे और वहाँ से निकले, और फिर वो इतने फ्लोर का ये है और वो है, और पापा मुझे तो ये सब चाहिए, और आगे पापा आपको मशीन चला के दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं मशीन एक पूरे उसमें फ्लो में ख़राब हो जाए तो आपकी पूरी प्रोडक्शन रुक गई। क्या करोगे? एक्सपीरियंस है नहीं, पैसे तो थे, पैसे हमने लगा लिए। अब मशीन चलाने वाला या मशीन कुछ भी है, अगर वो मशीन रिपेयर भी हो जाएगी, इट विल टेक सम टाइम, मे बी अ डे, 2 डेज, 3 डेज, कुछ भी है, तो 3 दिन की प्रोडक्शन तो बंद हो गई आपकी। 100 गाड़ियाँ अगर महीने में बना रहे हो तो 3 तो रुक गई आपकी, लाइन रुक गई। तो वो विद एक्सपीरियंस ही धीरे धीरे मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे करनी चाहिए, मार्केट को देखते हुए कहाँ पर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है जो आपने ये आइडिया बताया ना कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग या फिर किसी के साथ कोलैबोरेट करके आप इनिशियल स्टार्ट कर सकते हो, उससे आपकी कॉस्ट भी बचती है। ये तो मुझे इस मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, स्पेयर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर आपको 10 मोटर्स चाहिए, आप 10 मोटर्स खरीदो, क्यों 100 खरीदनी है आपने? 100 मोटर खरीदोगे, आपकी 100 नहीं बिक रही हैं, मोटरें पुरानी हो रही हैं, पड़े उसके प्लेट्स पुराने हो रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, पर अगर अवेलेबल है तो फिर नहीं करना चाहिए सब। बोलप्रीत जी, एक चीज़ बताइए मुझे, एवी मतलब बेसिकली एक इंजीनियर जो एवी मार्केट में गया, एवी इंडस्ट्री में गया, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर में जी, तो एग्रीकल्चर में कैसे एंट्री होगी? सर ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली में क्या है कि हमारी एक टीम है इंजीनियर्स की, हम लोग गियर डिज़ाइनिंग में काम करते हैं। ओके। तो गियर डिज़ाइनिंग इज़ वेरी इट्स अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। जो इंजीनियरिंग में है, गियरिंग में काफ़ी आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए बहुत ज़्यादा। तो हम लोग बहुत सारी कंपनीज़ को बैक एंड पे हम लोग करते हैं काम, सब बहुत लोगों के साथ मिलके। तो इसमें एक इम्प्लीमेंट है जिसको हम रोटावेटर कहते हैं। ट्रैक्टर के पीछे लगता है और खेत को हल की जोतने में काम आता है, मिट्टी खोदने में काम आता है। इंडिया में बहुत सारे अच्छे इस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं, शक्तिमान है, सोनालिका है, जॉन डियर है, इन सब के पास अच्छे इम्प्लीमेंट्स हैं, रोटावेटर्स हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं काफ़ी टाइम से कि एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज़ करके इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, उसको बोलते हैं प्लानिटरी गियर सिस्टम। अच्छा जी, वो 1-2 कंपनीज़ हैं, जॉन डियर है जो फॉरेन से आए हैं यहाँ पर इंडिया में, उनके ट्रैक्टर में वो लगा होता है, 3 प्लैनेट्स का वो गियर सिस्टम लगा होता है, उसकी एफिशिएंसी, उसकी स्मूथनेस को बढ़ाता है, पावर को बढ़ाता है। एक ये हेलीकॉप्टर के फ़ैन में लगा होता है। ओके, राइट। तो हम लोग इस पे काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। तो हमने इसको रोटावेटर में लगाया है। रोटावेटर में क्या प्रॉब्लम्स थी, जब जो कन्वेंशनल रोटावेटर्स हैं, जो मैंने कंपनीज़ के नाम बताए हैं, इन सब के जो रोटावेटर्स हैं, जब हमने स्टडी किया फील्ड में जाके कि क्या क्या दिक्कतें हैं, जब रोटावेटर चलता है खेत में, तो जब वो खेत उसके ब्लेड्स चलते हैं तो कई जगह पर मिट्टी में वो ब्लेड्स फंस जाते हैं। अब मिट्टी में जब ब्लेड फंसते हैं, ब्लेड वहाँ जाम हो जाता है और वो रोटावेटर वहाँ पे रुक जाता है और ट्रैक्टर उसको खींच नहीं पाता है।
कोई चीज़ अगर मैं आपका हाथ पकड़ के आपको खींचूंगा, अगर तो आप चल रहे हो तो मेरा जोर कम लगेगा। अगर आप रुक गए हो तो मेरे को आपको खींचने में दिक्कत होगी। तो अगर रोटावेटर वो खुद से नहीं चल रहा है पीछे, तो ट्रैक्टर का जोर लगता है, वो रुक जाता है, उसमें बहुत जोर लगता है, फिर जोर लगाना पड़ता है, फिर जोर से खींचता है, फिर वो आगे आता है। और फिर रोटावेटर में वाइब्रेशंस होती हैं। और जो हमारा खेत है वो 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच तक ही मैक्सिमम अभी तक जो इंडिया में कन्वेंशनल रोटावेटर्स हैं वो इतना ही खोद पाते हैं उसको। हमने देखा कि क्या क्या दिक्कतें हैं। ट्रैक्टर पे लोड आ रहा है, रोटावेटर पे लोड आ रहा है, वो कन्वेंशनल है वो उतना ही खोद पा रहा है, वो ये सारी दिक्कतें हैं। तो किसान के पास ऑप्शन नहीं है कोई और, यही लेने पड़ते हैं उनको। और ये चलाने से पहले उनको और भी इम्प्लीमेंट्स हैं जो पहले चलाने पड़ते हैं। और फिर पहले खेत को वो खोदते हैं, फिर रोटावेटर चलाते हैं। रोटावेटर क्या करता है, आपकी सॉइल को सॉफ्ट कर देता है। फिर जब सीडिंग करते हो उसमें अच्छा जो क्रॉप है वो अच्छा यील्ड होता है। हमारा जो रोटावेटर है इसमें क्या अलग है, हमने इसमें प्लैनेटरी गियर सिस्टम लगाया है, जिससे वो इतना स्मूथ हो गया है कि ट्रैक्टर पे लोड आता ही नहीं है। अच्छा जी, हम लोग इसके डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं एंड पीपल आर वेरी हैप्पी। और ट्रैक्टर पे लोड नहीं आता है, रोटावेटर खुद में जैम नहीं होता है, वाइब्रेशन नहीं होती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रैक्टर का 20% फ्यूल जो है वो सेव हो रहा है, क्योंकि वो स्मूथ हो गया, उसको पता ही नहीं है पीछे कुछ है कि नहीं, और खींचना पड़ ही नहीं, अपने आप चल रहा है वो तो। और इंडिया में महाराष्ट्र एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो सॉइल है बहुत हार्ड है। तो हम लोग पिछले कुछ महीनों से रेगुलर हम लोग वहाँ सप्लाई दे रहे हैं। एक एरिया है सांगली, कोल्हापुर, ये सारा एरिया है जहाँ पर कोई और रोटावेटर सही नहीं चलता। हम लोगों ने वहाँ भेजा रोटावेटर अपना, और वहाँ पर हमने डेमोन्स्ट्रेशंस दिए, डेमोज दिए वहाँ पर। तो किसान देख के हैरान है, भी ये क्या है, कि कहाँ तो 3 इंच की गहराई थी, कहाँ ये 7-7, 8-8 इंच गहराई है, और मिट्टी ऐसी चीनी जैसी हो जा रही है बाद में। और उस रोटावेटर चलाने से पहले कोई इम्प्लीमेंट और नहीं चलाना है, खेत को खोदना ही नहीं है, डायरेक्ट उतारो इसको खेत में। तो दिस इज़ हाई एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। और फिर हमने इसको पेटेंट करवा लिया। वाह, कि अभी हमारा पेटेंट है, ताकि एटलीस्ट यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता ही है कि आप एक चीज़ बनाओ तो अगले दिन आपके पड़ोसी वही बना रहे होते हैं। तो नाउ वी हैव पेटेंट। तो अब इसको हम लोग अभी हमने स्टार्ट किया है, पर इस पर हम लोग काम कर रहे हैं पिछले कोई 4 या 5 सालों से। पर अब मार्केट हमारी प्रूव हो गई है, हमारा जो प्रोडक्ट है प्रूव हो गया है। जो लीडिंग ब्रांड्स हैं इंडिया के, हमने सांगली, कोल्हापुर में एक डेमो किया था। हमने सबको इन्वाइट किया था, जो बड़े लीडिंग ब्रांड्स हैं, कि आप आओ, हम ये करना चाहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो अब उस एरिया में उन डीलर्स को हिदायतें हैं कि यहाँ पर ये रोटावेटर चलेगा, यहाँ पर डेमो देने नहीं जाना है। अरे वाह, ये रोटावेटर नहीं है, ये कुछ और है। तो हम लोगों ने काफ़ी चैलेंजेस किए, हमने कैश प्राइजेस भी रखे, भाई आओ हमें हराओ और हमसे पैसे लेके जाओ। क्या तो कोई नहीं आया हमारे साथ। तो धीरे धीरे अभी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, बट येस हमें ये कॉन्फिडेंस है कि जो हमारा इम्प्लीमेंट हमने बनाया है इट इज़ वेरी गुड। क्योंकि किसान 1-1.5 लाख रुपए का इम्प्लीमेंट खरीदता है, फिर उसका काम भी नहीं होता उससे। कंपनी को क्या है, कंपनीज को पता ही नहीं इसमें लगाना क्या है, क्योंकि कंपनी में हमारे से लोग ही होते हैं जो बताते हैं उनको ये लगाओ वो लगाओ। उनके पास वो टीम नहीं है, तो हमारे पास है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। एंड और हम लोग बहुत खुश हैं उसको बना के। बबलप्रीत जी, एक चीज़ बताओ, ये सब आइडिया आते कहाँ से हैं? मतलब आपके साथ बात करके ऐसा लग रहा है ना आपके साथ कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। सर मार्केट जब हम कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं। दिक्कतें बहुत सारी हैं, है ना। अब मैं जैसे हम लोग घर से आते हैं तो देखते हैं रास्ते में सुबह कुछ बच्चे अच्छे कपड़े पहन के स्कूल जा रहे हैं, कुछ बच्चे भीख मांग रहे हैं। तो वहाँ से लगता है कि कुछ इनके लिए क्या कुछ हो सकता है। अगर आप ब्लेस्ड हो, अगर आपको भगवान ने दिमाग दिया है और रिसोर्सेज भी दिए हैं, आप कर पाते हो, नहीं दिए आप नहीं कर पाते हो। तो अब ईवीज़ में कैसे आया, क्योंकि मैं BLDC पे रिसर्च कर ही रहा था। तो BLDC करते करते मंडी में अगर कहीं पे जाते हो, कुछ सामान कुछ सुनता है तो अपनी चीज़ आपको हिट कर जाती है कि यार ये तो मेरा ही है। तो वहाँ जुड़ गए हम। अब गियरिंग में हम लोग हैं, मतलब हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है हमारी टीम पर कि कोई भी गियर सिस्टम बनाना हो किसी भी मशीन के लिए, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, हमें बता दिया जाए कि हम ये करना चाहते हैं, हमें डिज़ाइन नहीं चाहिए हमसे। आप मुझे बता दो कि ये वाला सामान इतना लोड है इसका, और इसको मैं यहाँ से घुमा के वहाँ से ले जाके ये मेरी मशीन है और इसके लिए मुझे गियर सिस्टम डिज़ाइन करना है, वी कैन डिज़ाइन दैट फॉर यू।
हम आपको उसको फ्लॉलेस बना के देंगे, हमें आपसे सिर्फ ये चाहिए कि करना क्या है, एप्लीकेशन क्या है, बाकी सब हम डिज़ाइन करते हैं, पूरे गियर्स बनाते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो कभी ऐसा नहीं आता है कि यार ये डिज़ाइन किया, ये डिज़ाइन हम बड़े ब्रांड को सेल करते हैं, वहाँ से हम मतलब अच्छा अर्न कर सकते हैं? ये हुआ है हमारे साथ। हाँ। और अभी हमने यही वाला गियर सिस्टम हमारा किसी एक बड़ी लीडिंग कंपनी है इंडिया की, उन्होंने हमसे लिया ये कि आप ये हमें टेक्नोलॉजी दो। तो हमने उनसे कहा कि हम आपको गियर बॉक्सेस असेंबल करके दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते, क्योंकि हमें उतनी पेट में भूख नहीं है पैसों की कि हम इसमें अभी बना लें। हमें यह है कि अगर हम इस पर लगे रहेंगे, तो अगर आप हमसे ये मांग रहे हो तो आपको ये पता है कि आप इससे क्या करने वाले हो। शायद हमें आज नहीं पता है, पर अगर आप हमसे मांग रहे हो तो हमें ये पता है कि आपको तो पता है ना कि क्या करने वाले हो, तो थोड़ा हम ही रुक जाते हैं। तो हमने एक लीडिंग कंपनी है यहाँ पे पंजाब में ही है, 2 साल के लिए उनको हमने सप्लाई किया। अब वो हमसे उन्होंने कहा है कि आप नो हाउ हमारे नाम पे ट्रांसफ़र कर दो लाइसेंस अपना। तो वो फिर हमें लगा कि नहीं, हम इस पर खुद ही काम करते हैं। आप हमसे गियर बॉक्सेस मना नहीं कर रहे हैं, आपसे लगा के बेचो आप। पर वो भी ये चाहते हैं ना कि हमारा भी सिर्फ हम ही हम हो और कोई ना हो। वेरी नाइस। तो वो हमने ट्राई किया, वो उन्होंने अच्छा ऑफ़र भी अच्छा किया था उन्होंने, पर हमें लगा कि नहीं, हम शायद इससे बेटर कर सकते हैं अगर हम खुद करेंगे तो काम। तो इसलिए हमने वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं किया। तो जो आपके साथ काम करते हैं टीम, वो आपके कॉलेज फ्रेंड है या फिर? वी आर फ्रेंड्स, यस, हम लोग कॉलेज से साथ हैं। अच्छा जी, वेरी नाइस। तो कॉलेज का कोई ऐसा मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहता हो? वैसे भी आप अभी भी कॉलेज वाले फ्रेंड के पास हो, तो आपको लगता होगा यार कॉलेज में ही है अभी भी वही, या चेंज हुआ है कुछ? नहीं, वैसा ही लगता है, वही ब्रेक्स हैं, वही बातें हैं और वही यादें हैं। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो यस, सेम माहौल है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। वही अच्छे दोस्त, लकी हो आप अगर आपको ऐसे लोग ही हमेशा ही आपके साथ रहें, दोस्त कॉलेज के आपके, सुबह शाम आप मिलते हो, रोज़ मिलते हो, तो इट्स वेरी गुड। एक कॉलेज टाइम में होता है ना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो किसी को कुछ भी बोल दिया, किसी को कुछ भी कर दिया। अभी भी हम लोग ऐसे ही हैं। अच्छा, हाँ, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। वेरी नाइस। कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है कि हमें कोई बिजनेस कर रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। वैसा ही है कि हाँ, लेक्चर लगाना है कि नहीं लगाना है, आज ये काम करना है, चल छोड़ रहे हैं, कल करेंगे। करना ही नहीं है, कल करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही काम हमने शुरू किया और बहुत सारे काम हमने शुरू किए, कोई हो पाए, कोई नहीं हो पाए। इसको भी हम कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से करते हैं। हो पाएगा अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और भी तो बहुत कुछ चल रहा है साथ साथ। क्योंकि जब आप एक लाइक माइंडेड लोग बैठते हो, आपकी जब भी सोच सबकी पॉजिटिव है और आप अच्छा सोचते हो, अच्छा काम करना है, तो कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है उसमें से। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबुलप्रीत जी, मैंने आपके बारे में पढ़ा था जब मैं आपको कांटेक्ट कर रहा था कि आपने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग करने के बाद एवी में आए, एवी के बाद अब एग्रीकल्चर में गए, और साथ साथ में आप सिंगिंग भी करते हो। करना क्या चाहते हो? सिंगिंग सर, सिंगिंग, हाँ, सिंगिंग तो सर मतलब अमेजिंग चीज़ है। एक्चुअली मैं जब छोटा था तो मैं गाना गाना चाहता था। अच्छा, मैं गाना गाऊँ, हाँ। तो मुझे फैमिली से कोई ऐसा नहीं था गाना नहीं गाना है, मतलब मेरी फैमिली ऑल सपोर्टिव है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जिसमें किसी का नुकसान नहीं है तुम वो करो। तो जब मैं 10th क्लास में था तो ट्रेंड था डॉक्टर या इंजीनियर, 2 ही ऑप्शन होते थे हमारे पास। तो ठीक है, या मेडिकल या नॉन मेडिकल। तो पहले मैंने 11th में बायो ले लिया, तो फिर मुझे लगा बायो तो लड़कियाँ पढ़ती हैं। सॉरी, ऐसा नहीं है। तो दोस्त लड़के मेरे सारे मैथ्स में थे, तो फिर मैंने छोड़ के मैंने मैथ्स ले लिया, मैंने नॉन मेडिकल करेंगे। तो नॉन मेडिकल किया तो फिर इंजीनियरिंग करनी पड़ी, इंजीनियरिंग करी तो फिर आप आगे एकेडमिक्स में और फैमिली से सपोर्ट मिली कि पढ़ लो। और देन आई वेंट टू यूके, फिर वापस आया, फिर मैंने मास्टर्स फिर उसमें इंजीनियरिंग में कंटिन्यू किया, तो फिर उसी में आज भी उसी में हूँ। सिंगिंग का एक जो गाना चाहता है, सुनता है, उसके अंदर होता है वो। आप किसी के अंदर गाना या ये चीज़ डाल नहीं सकते, है ना। बाकियों के लिए वो नॉइस है कि यार परेशान कर रहे हो, बहुत शोर हो रहा है, और हमें लगता है कि हेडफोन्स और ऐसे लगे हुए हैं वो सिर्फ और अंदर तक सुने हमें, है ना। तो मुझे शौक़ है शुरू से सुनने का, गाने का। पहले मतलब अंदर ही अकेला गाता था। अब पिछले 1 साल से मुझे एक्चुअली हुआ क्या कि 1 साल पहले ही मैंने गाना शुरू किया है ओपनली। अच्छा, हाँ, पहले मतलब घर पे पर्सनल? नहीं, अपना, हाँ, अपने रूम में हैं, हम स्टडी कर रहे हैं या कुछ बच्चों के साथ हैं या कैसे भी हैं, तभी गाता था मैं। फ्रेंड्स में बैठे हुए हैं तो गा लिया, कॉलेज में बैठे हैं तो गा लिया।
तो मेरी वाइफ ने मुझे बहुत कहा कि तुम्हें गाना चाहिए, तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है। तो बट ऐसा कभी मिला नहीं कि मैं माइक पकड़ के गाऊं। अच्छा। और फिर एक बार एक्चुअली एक हमारे सविता मैडम जी हैं, तो उनके घर सत्संग पे गए हुए थे, तो वहाँ पर एक यहाँ मुक्तेश जी हैं, तो वो बहुत अच्छा गाते हैं, इज अ वंडरफुल सिंगर। तो वो गा रहे थे, तो एंड में आरती के बाद सब लोग खड़े हो गए, तो सविता जी को पता था कि ये गाता है, तो कहते हैं मुक्तेश जी ये गाता है। तो उन्होंने बोला इधर आओ। मैं कहता अच्छा। नहीं, मैं नहीं आऊँगा सामने कैसे आऊँगा मैं ना, हम तो वो हैं कि मुंह में गा लिया बस, दैट्स इट। दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये दूसरा माइक ये पकड़ो और गाओ। तो एक गाना था बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये हम रोज गाते थे, वही गाना चल रहा था वहाँ, वो ये वाला गाना गा रहे थे। अच्छा। हाँ, तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, मैं उनको बहुत ध्यान से देख रहा था। अब अगर आप सिंगिंग में हो या म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, तो आपको चाहे ढोलक बज रहा हो चाहे तबला बज रहा हो, आपको बहुत अच्छा लगता है वो सुनने में। तो मैं जब भी कहीं जाता था मैं फोकस करता हूँ इंस्ट्रूमेंट्स पे कि वाह क्या बजा रहे हैं लोग। तो माइक पकड़ा दिया मुझे उन्होंने, तो ये लोग आओ, अब अपने तो पैर कांप रहे हैं कि अब हमें लोग देख रहे हैं, है ना, वो एक अलग दुनिया है कि आपको लोग देख रहे हैं। अब तो आवाज़ निकलेगी नहीं आपकी, अकेले में तो आप शेर हो। तो फिर उन्होंने मुझे पकड़ाया माइक, तो मुझे बोला घबराओ मत, तुम सिर्फ गाने पे ध्यान दो। तो फिर मैंने वो गाना गाया। तो दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट जब मैंने माइक कैसे पकड़ते हैं, ऐसे रखते हैं कि ऐसे रखते हैं। तो जब आप रॉ होते हो, आप कई बार ज़ोर से उसमें ब्लो करते हो आवाज़ में, तो वो आपकी आवाज़ अच्छी भी नहीं साउंड करती। तो मुक्तेश जी ने बताया कितनी दूर कितनी पास। तो दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट जब मैंने माइक पकड़ा था। उसके बाद फिर उन्होंने ही बताया कि यहाँ पर जीरकपुर में एक जियो जिंदगी करके ग्रुप है, उसके उमेश जी उनका ग्रुप है, उन्होंने बनाया है वो, और वो ट्राई सिटी में काफ़ी अच्छे सिंगर्स को एक ग्रुप बना के वो इवेंट्स करते हैं। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया उनका, तो कहते तुम इन्हें कॉल करो और इनके साथ एसोसिएट हो। तो मैंने उमेश जी को फ़ोन किया, मैंने कहा उमेश जी ऐसे करके मुक्तेश जी ने आपका नंबर दिया है, और सर मैं आना चाहता हूँ, आपके इवेंट्स अटेंड करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं था कि गाना ही पड़ेगा, मैं जाऊँगा देखूँगा लोग कैसे गाते हैं, तो शायद मुझे कुछ अच्छा समझ में आएगा। तो उमेश जी इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, और वो गाते बहुत अच्छा है, खुद बहुत अच्छा गाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, एक इवेंट हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं, तो आप उसमें आइए। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले आप मुझे अपना गाना कोई भेज दीजिए। अच्छा। तो मैंने उनको गाना भेजा, तो उनको अच्छा लगा होगा, मुझे नहीं पता कैसा लगा होगा, पर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा लगा, आप अच्छा गाते हो। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गाने गया, तो मैंने किशोर कुमार जी का भीगी भीगी रातों में ऐसा कुछ गाना था वो। अच्छा। हाँ, ये मैंने गाना गाया था, और मैं सामने नहीं देख पाया कि कोई मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। आई वॉज दैट नर्वस, क्योंकि स्टेज से खड़े होके फेस करना ऑडियंस को, अपने प्रोफाइल में है ही नहीं वो। आप मुझसे इंजीनियरिंग की बात करो, मेरे स्टूडेंट की बात करो, तो मैं घंटों घंटों बोल सकता हूँ। आप मुझे बोलो खड़े हो गाना गाना है, अपने बस का है ही नहीं वो, और भी उधर फेस करके। तो मैंने गाया वो, तो उसके बाद सब तालियां वालियां बजी, मुझे लगा शायद सच में अच्छा गाया होगा। तो वहाँ पर मिले पापिया जी, तो पापिया जी ने मुझे बहुत, उन्होंने वो अप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छा गाते हो। मैं कहा जी मुझे तो पता भी नहीं है मैं कैसा गाता हूँ। तो फिर पापिया जी ने मुझे फिर बहुत ज़्यादा कोच किया उसके बाद। अच्छा। फिर मैंने उनको अपने गाने गा के मैंने भेजता था, अभी भी भेजता हूँ। तो वो फिर मुझे ट्यून करते हैं कि यहाँ पर आप सही गा रहे हो, यहाँ आप गलत गा रहे हो, इसको ऐसे लेते हैं, उसको वैसे लेते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैम मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने सिंगिंग कभी सीखी नहीं है, मुझे सरगम वर्गम ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। गाना तुम्हें पूछा कैसे आता है, मैं कह रही ये मैं सुन रहा हूँ, सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सुन सुन के ही जो मुझे लगता है कि ऐसा ही है, तो वैसे मुंह से निकल जाता है, तो शायद वो अच्छा होता हो। वैसे अगर आप कहो कि मुझे सिंगिंग आती है, तो मुझे सिंगिंग नहीं आती है। तो पापिया मैम ने मुझे बहुत ट्यून किया, अभी भी करती हैं। शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर, मतलब आप भी शायद जानते हैं उनको। तो मतलब लता जी की तरह गाना गाती हैं वो, फ्लॉलेस। उन्होंने सीखा है, शी इज़ अ ट्रेन्ड सिंगर। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत उन्होंने मुझे वो सपोर्ट किया। तो कौन सा स्केल ऊपर है नीचे है कैसे है, अगर मैम मुझे कुछ नहीं पता, तो उनमें पेशेंस भी बहुत है कि ठीक है तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें बताती हूँ ऐसे होता है ये वैसे होता है। तो उसके बाद 2-3 इवेंट्स और हुए, तो फिर उनके साथ मैंने डुएट्स भी गाए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपके गले के हिसाब से ये वाला गाना सूट करेगा, आपके गले के हिसाब से ये वाला है,
हमें क्या पता हमारे गले के हिसाब से कौन सा गाना है, हमें तो कोई भी गाना हम तो गा देते हैं। तो फिर पिछले 1 साल से मुझे ये पता चला कि गाना कैसे गाना है, थ्रो कैसा होना चाहिए, आवाज़ कैसे निकलनी है, गले को संभालना कैसे है। धीरे 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 इट्स बीन अ ईयर, अब 4-5 इवेंट्स हम लोग कर चुके हैं। तो अब मैं भी उसी टीम का पार्ट हूँ। आई एम ऑल्सो एडमिन इन जियो ज़िंदगी। तो यस, उमेश जी ने जो ग्रुप बनाया है, इट्स अमेजिंग ग्रुप। और हमारे एक और एडमिन है अजय श्रीवास्तव जी, वो भी बहुत अमेजिंग सिंगर हैं। तो और वो बहुत बहुत सपोर्टिव है, ही इज़ अ वेरी गुड मैन। ग्रेट। वैसे करके फिर जियो ज़िंदगी में जुड़ गया, फिर गाना शुरू हो गया हमारा। बबलप्रीत जी, आप ना बहुत लकी हो, पता क्यों? जी। क्योंकि आपके जो प्रोफेशन है ना और जो पर्सनल आपका है ना, दोनों में मुझे लगता है आपको ना बड़े अच्छे फ्रेंड्स मिले हुए हैं। जी सर, है ना? ब्लेस्ड। yes. वहाँ भी आपको जो आपने बताया कि गियर बिजनेस, एग्रीकल्चर, एवी, वहाँ पे भी जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो आपको कॉलेज फ्रेंड्स मिल गए, आपको वहाँ पे भी मतलब इन्वायरमेंट वही मिल गया कॉलेज वाला। और जो मतलब आप फन में जो चीज़ें करते हैं ना, आप इंजॉय कर रहे हैं जिस चीज़ को, मुझे लगता है उसमें प्रोग्रेस होती है। और इधर भी मुझे लगता है कि जियो ज़िंदगी में जो आपको लोग मिले हैं, चाहे उमेश जी हैं, पापिया मैम, अजय जी हैं, मुझे लगता है कि आपको दोनों जगह बहुत अच्छे लोग हैं, एक्चुअली बहुत अच्छे लोग हैं। तो अब फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस ग्रुप के लिए और इस ग्रुप के लिए, दोनों के लिए आपको गाना पड़ेगा, गाना डेडिकेट करना पड़ेगा एक सॉन्ग। अरे सर, ओके। जब मैंने शुरू किया था गाना सुनना, मतलब जब एक तो वैसे गाने चल रहे हैं, पर जब मैंने तब कैसेट्स होते थे पहले। हाँ। व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, हाँ। तो तब से शुरू किया है गाना सुनना। और तब धीरे 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 सुनते सुनते, तब तो जो भी कैसेट्स घर पे होते थे, पापा के पास, मम्मा के पास, वही सुनते थे हम लोग। फिर जब मैं बीटेक कर रहा था, तब मैंने उस 12th क्लास की कोचिंग के टाइम पर, तो मेरा एक फ्रेंड बना था मृदुल, तो उसके घर पे मैं गया, तो एक गज़ल चली थी जगजीत सिंह की। हमें क्या पता था जगजीत सिंह जी कौन है, कैसे, क्या चीज़ होती है, गज़ल क्या चीज़ होती है। मतलब एट द एज ऑफ दैट 15 और 16, गज़ल तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, है ना। तो मैंने सुना उनका गज़ल, मुझे बड़ा वो कैच किया गया, वाह क्या सूदिंग आवाज़ है, कैसे है। तो फिर मैंने वहाँ से मैंने गज़ल सुनना शुरू किया था। तो फर्स्ट जो मैंने किसी को सुना है वो जगजीत सिंह जी हैं। वाह। तो सर मैं आपको गज़ल सुनाता हूँ जगजीत सिंह जी की, आपने भी सुनी होगी, होश वालों को खबर। हाँ। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो जो एवी का डीसी वाला करंट होता ना, वो लगा अंदर तक। तो ये प्रोफेशनल वालों के लिए था या पर्सनल वालों के लिए, किसको डेडिकेट किया था ये सर अपने लोगों के लिए, पर्सनल के लिए। पर्सनल के लिए तो वो फिर नाराज हो जाएंगे। अरे उनके लिए, इनके लिए तो फिर कुछ तड़कता उड़कता नहीं कुछ। फिर उसके बाद मुझे पापिया मैम ने बताया कि किशोर कुमार की आवाज़ आपके साथ, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो। अच्छा। फिर आपको मैं किशोर जी का सुनाता हूँ गाना। हाँ। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है जब भाभी जी घर पे नाराज हो जाती होंगी तो आप ऐसे बनाते होंगे हैं? ये कैसे चलता हुआ? हाँ, उनको मेरा गाना पसंद है
अच्छा, उन्होंने तो वो गाना सुनने के लिए नाराज हो जाती हैं या फिर आप नहीं, नाराज़ तो नहीं होती हूँ वैसे, बट यस, मतलब अगर मैं कहूँ कि पहली बार मुझे किसी ने बताया था कि मैं ऐसा गाना गाता हूँ, तो दैट्स शी इज़ माई वाइफ। ग्रेट, बहुत अच्छा। तो उनके लिए कुछ डेडिकेट करना पड़ेगा, फिर आपको नाराज हो जाएंगी नहीं तो। उनके लिए ओके, तो माई वाइफ इज़ अ बंगाली। अरे वाह, মন থাক আড়ালে মাঝে মাঝে ছুতে আসা, জানি হাত বাড়ালে ধরা দেবে ভালোবাসা। তুমি পথ চেনো, পাশে আছি জেনো, আমাকেও সঙ্গে নিলে থেকে যাব তোমায় আমায় মিলে, থেকে যাব তোমায় আমায় মিলে। লা 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 ला। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है आज ना भाभी जी ने कुछ खिला के भेजा है। खुश खिला के भेजा और खुश हो जाएंगे। भाभिया कहाँ कुछ खिलाती है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सर, आपने ना अपने जो कॉलेज फ्रेंड्स थे जो आपके साथ अभी बिजनेस में एसोसिएट हैं उनके लिए डेडिकेट कर दिया, जो पर्सनल ग्रुप है आपका जियो जिंदगी उसके लिए डेडिकेट कर दिया, भाभी जी के लिए, मोदी जी के लिए आपने डेडिकेट कर दिया। अब मेरी ऑडियंस जो सुन रही है ना पॉडकास्ट लास्ट तक बैठी हुई है, वो नाराज हो जाएगी नहीं तो आपको उसको भी कुछ ना कुछ डेडिकेट करना पड़ेगा। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम इन सब को छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी, तुम इन सब को छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी, बड़े अच्छे लगते हैं। थैंक यू। बहुत मज़ा आ गया। मुझे लगता है आज ना जितनी ऑडियंस देख रही होगी उनको सब कुछ मिल गया। उनको बिजनेस आइडिया भी मिल गया, बिजनेस कैसे करना है वो पता चल गया, उसमें क्या गलतियां नहीं करनी वो भी पता चल गया, और किन लोगों के साथ बिजनेस करना चाहिए वो भी पता चल गया, क्योंकि आपने एग्जांपल सेट किया कि अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ ही आगे प्रोसेस कर सकते हैं, है ना। और कैसे लोग अपनी लाइफ में रखने चाहिए, अपने आसपास कैसे लोग रखने चाहिए जो आपके जो प्रोफेशन है और जो आपका पैशन है उसको कंबाइन करके आपके साथ चले। मुझे लगता है वो जियो जिंदगी के लोग हैं जो आपको ट्रेंड कर रहे हैं, हर जगह आपको हेल्प कर रहे हैं। जिंदगी इज वेरी सपोर्टिव। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मज़ा आ गया आज तो। और मेरी ऑडियंस ना इसको फॉरवर्ड करने वाली है और बहुत सारे कमेंट्स भी करने वाली है इसके ऊपर। मोस्ट वेलकम। और मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इसी टॉपिक पे दोबारा ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस जो हैं अभी अनआंसर्ड रह गए होंगे। राइट। तो टाइम की लिमिट होती है, आपका भी मैंने टाइम जितना लिया तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा मैंने ले लिया है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, अपनी प्यारी प्यारी डिस्कशंस की बिजनेस आइडिया पे, पर्सनल प्रोफेशनल सब चीज़ों पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।